मस्ती से ये माहौल मजेदार करेंगे, संगीत से हर लम्हे का सिंगार करेंगे, महफिल को गजल गीत के फूलों से सजा के, महफिल को गजल गीत के फूलों से सजा के, कुछ शान से इस शाम को गुलजार करेंगे। हिंदी फिल्मों के पिछले 50 सालों के सफर के साथी, 50 या 60 सालों के सफर के साथी, साथी ही नहीं राहबर, लफ्जों के जादूगर गुलजार साहब। सस्ते शब्दों के इस दौर में, कैसा दौर चल रहा है आजकल, हनी की फनी शायरी के इस एरा में, मीका का फीका मिष्टान चाव से चबाने वाले इस माहौल में, गुलजारियत आज भी जीवंत है, रिलेवेंट है, ये हमारी खुशकिस्मती है। तो IGCSA के इस अजीमो कदीम शामियाने में आज की ये शाम, ये सारा इंतजाम, ये दौर, ये दमाम, अदब की बुलंदी को बनाए रखने वाले लिविंग लेजेंड गुलजार जी के नाम है। गानों का सफर शुरू करने से पहले उनकी मौजूदगी का एहसास भी कर ले, उनके आशीर्वाद, उनकी शुभेच्छा इस प्रोग्राम के साथ है, उसका एहसास भी कर ले और किस माहौल में हमको जाना है वो भी समझ ले। उनकी एक कविता खुद उन्हीं की आवाज में हम सुनेंगे। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मायूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। तो ये इस आवाज का कोई सानी नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। उस आवाज के बारे में, उनके लफ्जों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। धवल ने मेरे बारे में बताया, आप लोग सुन रहे थे, तो काफी लोगों को लगा होगा कि भाई ये डॉक्टर है, ये कवि है, क्या है, कौन, कैसी चीज है, क्या है। तो बहुत प्यारे से दोस्त है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की। पर अगर आप सूरत में जाकर, गुजरात में जाकर, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, जहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ, सूरत में जाकर किसी को पूछेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे कि डॉक्टर रईस मनियार कैसे हैं, बोलेंगे कवि बहुत अच्छे, शायर बहुत अच्छे थे। और किसी शायर से पूछेंगे गुजरात में जाकर तो कहेंगे कौन, डॉक्टर रईस मनियार, डॉक्टर अच्छे। तो मेरा परिचय यही है कि दोनों फील्ड में से एक्सक्लूजन की वजह से मैं एक्सक्लूसिव हुआ हूँ। तो आपके सामने मैं खड़ा हूँ गुलजार साहब के गीतों, नगमों, नज़मों के साथ। तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है डॉक्टर नरेश परीख की पूरी टीम, डॉक्टर धवल साहब, डॉक्टर नहीं है जतिन भाई हमारे साथ रहेंगे तो डॉक्टर हो जाएंगे, मुस्तफा अजमेरी साहब, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी हो जाए। बहुत सारे लोग आज आए हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग इकट्ठे हो पाए हैं। डॉक्टर तो सिर्फ धवल भाई और नरेश भाई और डॉक्टर संजय भाई है और बाकी 3 नरदी है, निमेश सेवक, जतिन शाह, किशन गोयल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुस्तफा अजमेरी। तो ये सब तो अपना काम कर रहे हैं। मुश्किल काम होता है लोगों को इकट्ठा करना किसी एक बैनर के तले, किसी एक छत्र के नीचे, एक पर्पस के लिए। आप सब इतने सारे भारतीय देश प्रेमी, संगीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी लोगों को इकट्ठा करना, जमा करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये काम इन्होंने किया है। लेकिन मैं सोच रहा था, कब से मैं देख रहा हूँ आप सबको, और जिस तरह से आप बातें कर रहे थे और फिर जिस तरह से आप शांत बैठकर अपनी आंखों में आश्चर्य और कानों में कुतूहल के साथ जिस तरह से आप एकाग्र हो चुके हो, तो आपको देखकर मुझे लगता है कि शोभा न नुमाइश से, ना कोई खजाने से।
शोभा न नुमाइश से, ना कोई खजाने से, ना रोशनी करने या फूलों के सजाने से, बेजानी ये चीजें क्या अवसर को सजाएगी, जान आई है महफिल में बस आपके आने से। तो मेरी, आपने देखा होगा, धवल भी बोल रहा था, मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, गुजराती लोग जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी वालों को लगता है कि बेहतर है ये गुजराती बोले तो अच्छा है। तो मेरी जो हिंदी है वो अमित शाह से काफी अच्छी है और करीब करीब नरेंद्र मोदी के लेवल पे अब पहुंचने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, एटलीस्ट हिंदी में। तो मुझे लगता है कि सब सारा देश इस हिंदी को झेल रहा है, तो एक मैं और सही। लेकिन आज के हमारे जो कलाकार हैं, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा टीवीएस सारेगामा के सेमीफाइनलिस्ट। जब सोनू निगम चला रहे थे उसको, जब इसमें नेहा कक्कर का रुदन उसमें नहीं था और अनु मलिक की तुकबंदी उसमें नहीं थी, जब सच्चे अर्थ में सही मायनों में संगीत का मुकाबला होता था, उस जमाने में टॉप लेवल पर, नेशनल लेवल पर थर्ड और फोर्थ नंबर पर रहने वाले हमारे अमन लेखड़िया, जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो गया। और उसी समय पर दूरदर्शन पर एक बहुत अच्छा सीरियल चल रहा था जिसको कहते थे टैलेंटेड सुपरस्टार ऑफ इंडिया, और उसमें करीब 200 से ज्यादा प्रतियोगी थे और उसमें आखिर तक लास्ट एपिसोड तक पहुंचकर रनर्स अप जो हुई है वो विभावरी यादव। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। अमन is coming for the first time to US and Vibhavari is coming for 16th time. तो दो मंजे हुए कलाकार, अमन इज नॉन प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल सिंगर एंड शी इज फुली प्रोफेशनल। तो नाउ वी विल फोकस ऑन गुलजार जी एंड हिज सॉन्ग्स। तो गूगल के इस जमाने में अब तो शायद ही कोई इस बात से नावाकिफ होगा कि गुलजार जी ने अपना करियर बतौर कार मैकेनिक शुरू किया था। गुलजार जी स्टार्टेड हिज करियर एज अ कार मैकेनिक। तो इस बात की हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं, गर्व भी है कि उन्हीं के एक गाने ने हमारे देश को ऑस्कार भी दिलाया। तो कार से लेकर ऑस्कार तक का उनका सफर रहा। ये सफर उन्होंने 50 सालों में तय किया और आज हम 2.5 घंटों में तय करेंगे। तो हिसाब आसान है, सिंगर्स के पास मिनट्स है और मेरे पास सेकंड्स। गायक आज की रात को रोशन करेंगे, आपके कानों में स्वरों का अमृत घोलेंगे और बीच बीच में कमेंट्री का तड़का मेरा रहेगा। आपसे उम्मीद रहेगी सिर्फ तालियों के टॉनिक की। तो अमन आप शुरू करेंगे। मैंने कलाकारों से कहा है कि गीत हर चिच्चोर होना चाहिए, कि गीत हर चिच्चोर होना चाहिए, तालियों गीत हर चिच्चोर होना चाहिए, मस्तियों का दौर होना चाहिए, मस्तियों का दौर होना चाहिए। और आपको कह रहा हूं मौसीकी का जादू छाएगा जरूर, तालियों में जोर होना चाहिए। So are you all ready and happy? Are you expecting a great evening? मुस्तफा भाई was very much worried, मुझे पूछ रहे थे कि रईस भाई क्या करोगे, कैसे करोगे, हमारी सब हिंदी ऑडियंस है, आधे ही गुजराती आधे हिंदी वाले हैं, क्या करोगे। तो मैंने कहा कि मैं हूं ना, तो बोले इसीलिए तो फिक्र है। तो फिर मुझे बताना पड़ा। अब 4 लाइन गुजराती में बोलूंगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। समझવું નથી જેમને કઈ કશું પણ અમે એમને આજ સમજાવી દઈશું, મગજની કમાનો હસે જેની ઢીલી ચડાવી અમે એને ચાવી દઈશું, ઘણીવાર રેતીમાં ખેતી કરી છે ફસલ મૃગ જળોથી ઉગાવી દઈશું, અમારી ઉપર આપ વિશ્વાસ રાખો હજારોને ઊંઠા બનાવી દઈશું। થેન્ક यू वेरी मच। सो गुलजार जी की शायरी के, गुलजार जी की लिरिक्स के साथों रंग के साथ अमन लेखड़ी। मैंने तेरे लिए ही साथ रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही साथ रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए ऐसी यादों ने। ओ मैंने
तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आके बिछाई तेरे लिए राहों में, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। फिल्म आनंद ऋषिकेश शिवर जी का कीर्तन था। गुलजार जी ने भी 2 गाने लिखे थे और बाकी गाने योगेश जी ने लिखे थे इस फिल्म में। इसके अलावा एक और गाना था जो गुलजार जी ने लिखा था। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरी ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। तो मुकेश जी का ये अंदाज और अमन की आवाज में आपने इसे सुना और आपने सराहा। किसी ने गुलजार साहब की कोई फोटो ऐसी देखी है, कोई तस्वीर ऐसी देखी है जिसमें उन्होंने सफेद के अलावा कोई और रंग का कपड़ा पहना हो? एनीबॉडी? सफेद के अलावा कोई कलर आपने देखा है? देखा है आपने? नहीं देखा। तो इसीलिए हम तीनों ने आज वी ट्राइड कि वी विल हैव व्हाइट। बाकी मैं कभी भी, मेरा लाल और हरा रंग फेवरेट है। तो जैसा कि आप जानते हो गुलजार जी का लिबास हमेशा सफेद रहा, और जैसे कि इस गाने में आपने सुना उनके सपने हमेशा 7 रंग के रहे। संगीत प्रेमियों के लिए उनके गुलदस्ते में 7 रंग थे, पर अपने लिए सिर्फ सफेद रंग का कुर्ता उनको भाया। मानो उसी एक सफेदी में 7 जहान और 7 रंग सिमट गए थे, घुल मिल गए थे। सफेद रंग से उनके लगाव की हद देखिए। स्लमडॉग मिलियनेयर की ऑस्कार सेरेमनी में इसलिए वो नहीं गए क्योंकि उसमें फॉर्मल ड्रेस के तौर पर काला ब्लेजर पहनना होता है, काला ब्लेजर। तो गुलजार जी नहीं गए। गुलजार जी कहते हैं कि मैं जब सफेद के अलावा कोई और रंग पहनता हूं तो लगता है जैसे कोई दूसरा ही शख्स मेरे कांधे पे चढ़ गया है। तो ऐसी वैल्यूज वाला, ऐसे ख्याल वाला जब इंसान अपनी फिल्मों में हम 9 रंग या बहुत सारे रंगों वाली इस दुनिया के अंदर एक रंग सफेद कलर वाला, उधर बैठता दूसरे ला रहे। सो विभा से सुनते हैं दूसरा एक गाना गुलजार साहब का लिखा हुआ, आर.डी. बर्मन का इसमें संगीत है। फिल्म का नाम है घर। प्रसाद जी थोड़ा इफेक्ट दोनों को चाहिए, थोड़ा सा।
तो हम ट्रिब्यूट देते हैं, सब मिलकर ट्रिब्यूट देंगे। तबला का प्रयोग किया है, तबले के अंदर सुर दिया गया है। मादल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, उसके करीब करीब तबला जो है वो गिटार के साथ इसका सुर मैच होता है। आप जब गाना चालू होगा आपको पता चलेगा। ये सावा तेरा
मुझे इतना ध्यान से, इतना प्यार से सुनने वाले आप सब सामाइन को इतना ही कहूंगा कि सांस का साज दे रहा हूं तुम्हें, सांस का साज। इन तीनों की तरफ से ये जो मुक्तक है, ये रुबाई है, ये कथा है, आपके लिए पेश कर रहा हूं कि सांस का साज दे रहा हूं तुम्हें, दिल के कुछ राज दे रहा हूं तुम्हें, ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज दे रहा हूं तुम्हें। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मैंने गुलजार साहब की कविताओं का गुजराती अनुवाद किया है। बंद कांच नी पहले पार, इस नाम से ये किताब साया हुई है और उसको गुजरात साहित्य अकादमी का बेस्ट ट्रांसलेशन का अवार्ड भी मिला है। गुलजार साहब के साथ स्टेज शेयर करने का मौका भी कई बार मुझे मिला है और ऐसे ही एक मौके पर चंद अल्फाज उन्होंने मेरे काम के बारे में कहे थे। अगर आप सुनना चाहें तो ये 30 सेकंड की वीडियो है। जो रईस ने भी हरकतें की हैं, ऐसी गाना ये अंदाज नहीं आता ट्रांसलेशन का, ये तर्जुमे का, और उसने ऐसी ओरिजिनल बना दी है नज़्मों को कि मुझे फिर गुजराती से बैठ के उर्दू में लिखनी पड़ेगी। बहुत खूबसूरत तर्जुमा। Thank you so much. So this was the last thing about me. Now everything will be about गुलजार जी। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1934 के दिन अखंड भारत के दीना गांव में हुआ था। उनका असली नाम जो कोई बताएगा, अभी एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिए मुझे, क्वेश्चन मेरा पूरा होने दीजिए। उनका असली नाम अगर कोई गलत बताएगा तो वो मुझे $1 देगा। गलत बता $1 गलत बताएगा तो $1 देगा, और सही बताएगा तो उसको मैं ₹2 दूंगा। ₹2 2 चाहिए कि 2000 का नोट चाहिए? 2000 के नोट काफी लोगों ने मुझे दिए हैं गिफ्ट के तौर पर। अमेरिका जब भी हम आते हैं ना तो लोग हमें परफ्यूम देते थे। बहुत पहले परफ्यूम देते थे कि जाओ तो परफ्यूम लेके जाओ, डॉलर स्टोर वाला परफ्यूम होता था। लेकिन अब क्या करते हैं, वो 2000 का नोट देते हैं कि सितंबर से पहले आप इंडिया में जाओ तो ये लेके जाओ, ठीक है। तो उनका असली नाम, आपका नाम बताइए पहले। गुरजीत सिंह इनका नाम है, और गुलजार साहब का असली नाम था संपूर्ण सिंह कालरा। यू आर परफेक्टली एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो इस साल वो 88 के हो जाएंगे, 12 sort of past century, and he is doing well, let me tell you। तो गुलजार जी जब 12 साल के थे तब एक दिन अचानक इस देश के बीच लकीर खींच गई, अखंड भारत खंडित हो गया, और दीना जो अखंड भारत में थे एक ही दिन में वो पाकिस्तान हो गया, और गुलजार जी का दिन दुखी परिवार भागता दौड़ता हुआ दिल्ली आ गया। गुलजार जी के पिताजी मक्खन लाल कालरा उनका नाम था, और मक्खन लाल कालरा ने 3 शादियां की थी, और गुलजार जी की बीवी, गुलजार जी की माँ उनकी दूसरी बीवी थी, और वो दूसरी बीवी के एकमात्र संतान थे। उनकी माता का नाम था सुजान, और गुलजार जी जब 4 महीने के थे तब वो उन्हें छोड़कर चल बसी थी। तो इस तरह से ही वॉज एन ऑर्फन और अनाथ जिसको बोल सकते थे एक तरफ से। तो गुलजार जी के घर में उनसे बड़े 4 और उनसे छोटे 3 संतान थे, अपना सगा भाई बहन कोई नहीं था। गुलजार जी के लिए परिवार के दिल में और घर में जगह कम थी, दिन कहीं भी गुजर जाता था, रात को उनको स्टोर रूम में सोना पड़ता था। स्टोर रूम ऐसा था जिसमें लाइट्स नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, एक छोटा सा रोशनदान था जिससे स्ट्रीट लाइट की रोशनी आती थी, और इसी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो किताबें पढ़ते रहते थे, और लफ्जों से दोस्ती इसी स्ट्रीट लाइट की वजह से, इसी जो रोशनदान था उससे उनका दिमाग रोशन रहा। तो गुलजार जी हैरान हुए, परेशान हुए, पर नाराज कभी नहीं हुए। तो मैंने बता दिया कौन सा गाना आने वाला है, ठीक है ना? कौन सा गाना है? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी परेशान। अच्छा, ये गाना
किसने गाया है, कोई बता सकता है? भूपेंद्र ने नहीं गाया है गाना। कल्पेश भाई $1 अपन, ₹2 हाँ $1 अपन, $1। किशोर कुमार नहीं, सुरेश वाडकर। या यू आर एब्सोल्युटली राइट, अनूप घोषाल। तो अनूप घोषाल जो कि श्रेया घोषाल के कुछ भी नहीं लगते। We will sing it as a duet, Lata ji and Anup ji. मासूम का स्क्रिप्ट भी गुलजार ने लिखा था, इसकी जो पटकथा थी वो भी इन्होंने लिखी। And again this is R.D. Burman's music. आज अगर भरी आई है बूंदे बरस जाएगी, आज अगर भरी आई है बूंदे बरस जाएगी, कल क्या पता पीने के लिए आंखें तरस जाएगी, जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। क्या बात, क्या बात। बीच में रोशनी चली गई थी, लाइट चली गई थी, तो शायद ये दिखाने के लिए कि गुलजार जी का स्टोर रूम कैसा होता था, उसमें कैसी लाइट होती थी। मुझे लगता है कि शायद जो टेक्निकल स्टाफ है वो बहुत ही ध्यान से सुन रहा है मेरे कमेंट। तो मैं कह रहा था कि स्टोर रूम की इस खुफिया सी रोशनी में वो जासूसी किताब पढ़ते थे, बड़ा शौक था डिटेक्टिव का, एक ही तरह की किताबें पढ़ते थे। नजदीक में एक स्टॉल था, लारी सी थी,
उस पे 1 रुपया डिपॉजिट देने से मेंबर बन जाते थे आप, और 54 के किराए पे आपको कोई भी किताब मिल जाती थी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, जिसका बहुत बार बल्ली महारान का उन्होंने अपने गानों में जिक्र किया है, वहीं पे वो रहते थे। तो गुलजार जी की रीडिंग स्पीड कुछ ज्यादा ही थी, और उसके मुकाबले उस स्टोर वाले का बुक्स का स्टॉक कुछ कम ही था। एक दिन जब उसकी जासूसी किताबों का सारा स्टॉक खत्म हो गया, इस बच्चे ने 1-2 साल में सारी किताबें पढ़ ली, तो एक दिन उसने ऐसे ही कोई किताब उठा के उसको दे दी। किताब का टाइटल था द गार्डनर। गुलजार साहब ने सोचा कोई गार्डन के अंदर कोई लाश वास छुपाई होगी, उसकी कोई स्टोरी होगी, वो ले गए। उनको ऐसा अच्छा लगता था सब, लेकिन ये तो रविंद्रनाथ टैगोर नाम के कोई कवि की किताब थी, और वो पढ़ने लगे। कोई आया नहीं मर्डर इसके अंदर, तो जासूसी के फैन को, लेकिन ये शायरी का फन कुछ अलग ही लगा। और कल तक जिसका नाम भी नहीं सुना था, उस कविता की, उस टैगोर की किताब से उनका कुछ ऐसे लगाव हो गया कि 13 साल के गुलजार जी ने किताब वापस नहीं की। यहां तक कि गुलजार जी ने 54 और उसके ऊपर का डिपॉजिट का रुपया भी छोड़ दिया, और 1.25 रुपये में टैगोर का पूरा गार्डन चुरा लिया। बालक गुलजार जी का साहित्य के बागानों में विहार तभी से शुरू हुआ। तो ये बातें भी जारी रहेगी। एक गाना सुने जो गुलजार जी की पहचान तो है ही है, लेकिन आज के गानों की इस फहरिस्त में विशेष रूप से ये 2 गाना बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि ये गाना ऐसे 2 शख्सों की, ऐसी 2 शख्सियत की यादों का अनमोल खजाना है, जो अभी 2 साल पहले हमारे बीच में थे, सांस ले रहे थे, गाना गा रहे थे, लेकिन अचानक से अब सिर्फ आवाज बनकर रह गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भूपेंद्र सिंह की और लता जी की। भूपेंद्र और लता जी ने साथ मिलकर गाया हुआ ये गाना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये नाम गुम होने वाले नहीं है, ये चेहरे भूल जाने वाले नहीं है। जो गुजर गई कल की बात थी, ओ उम्र तो नहीं एक रात थी।
कहीं मेरी आवाज भी पहचान है गर याद रहे नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गर याद रहे। बहुत अच्छे। आपको मेरी आवाज अच्छी लगी तो इसमें काफी सारा योगदान हमारे प्रसाद जी का है। प्रसाद जी एक बार आगे आइए थोड़ा सा। इज अ वंडरफुल साउंड इंजीनियर और इस छोटे से बैंक्वेट हॉल में इतना अच्छा साउंड देना ये मुश्किल काम है। एक बार जोरदार तालियां प्रसाद जी के लिए हो जाए। आवाज तो अच्छी है हमारी लेकिन आप तक अच्छी तरह से पहुंच रही है। Yeah, he's number one in Atlanta and soon to be number one in America. Yes. So, हमारी आवाज तो आप तक आ रही है, ये तो सिस्टम का कमाल है, लेकिन आपकी भी आवाज हम तक आ रही है, तालियां आ रही है, तो आप अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। बहुत ही अच्छी ऑडियंस है। भूपेंद्र जी का गाना गाया इन्होंने, तो एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा। थोड़े साल पहले हमारे गुजरात में सूरत में हमने भूपेंद्र जी को इनवाइट किया था। मैंने उनको फोन किया, आपको हम बुलाना चाहते हैं। बोले मैं गा नहीं सकता, आई एम टू ओल्ड नाउ, आई विल नॉट बी एबल टू सिंग। मिताली जी ने भी बता दिया कि आई विल आल्सो नॉट बी एबल टू सिंग, लेकिन फिर भी हमने उनको बुलाया और एक शो किया। और उस शो में भूपेंद्र जी की प्रेजेंस में उन्हीं के गाने अमन लेखड़िया ने गाए थे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो बात कर रहे थे हम गुलजार जी की। गुलजार जी के पिताजी मक्खनलाल की टोपियों की और झोले की दुकान थी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। पर गुलजार जी को लोगों को टोपी पहनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना तो उन्हें झोले बेचने थे। वो तो खुद एक झोला उठाकर कवि सम्मेलनों में जाने लगे। अब उनके पिताजी को ये कतई अच्छा नहीं लगा। जो धंधा रोजगार करता है रोज शाम को, जिसको पैसा मिलता है, उसको दाद और वाहवाह में क्या इंटरेस्ट होगा। तो मक्खनलाल को गुलजार जी के ब्रेड बटर की, मतलब उनकी रोजी रोटी की फिक्र लगी रहती थी। उन्होंने तो अपसेट होकर यहाँ तक भविष्यवाणी कर दी थी कि मेरे बाकी सारे बच्चे 7 बच्चे सेट हो जाएंगे, लेकिन ये संपूर्ण सी बिल्कुल नाकारा है, कुछ काम नहीं करेगा और गुरुद्वारा के लंगर का खाना खाएगा। यहाँ तक भविष्यवाणी उनके लिए हो गई थी। उनके भाई जसमेर तब मुंबई के एक गैराज में थे, तो गुलजार जी को दिल्ली के साहित्यिक वातावरण से दूर करने के इरादे से मुंबई भेज दिया गया। तो फिल्मों में काम करने के इरादे से वो दिल्ली से मुंबई नहीं आए थे। उनकी फैमिली ने उनको सेटल करने के लिए, रोजी रोटी का बंदोबस्त करने के लिए मुंबई भेजा था। तो गुलजार जी ने एक कविता लिखी है। देखिए कवि कैसे कविता लिखता है। प्लूटो नाम का एक ग्रह आता था, आप क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में समझते हैं आप सब। तो गुलजार जी ने प्लेनेट, तो गुलजार जी ने प्लूटो का प्रतीक इस्तेमाल करते हुए इस बात को एक कविता में गुण लिया है। सैकड़ों बार गिने हैं मैंने, सुनिएगा, जब उनको घर से निकाल दिया गया तो उन्होंने लिखा कि सैकड़ों बार गिने थे मैंने, जेब में 9 ही कच्चे थे। You know that Pluto is a planet which was considered to be a planet previously and now it is not considered to be a planet. तो वो लिख रहे हैं कि सैकड़ों बार गिने थे मैंने, जेब में 9 ही कंचे थे। 9 आदमियों का परिवार था। एक जेब से दूसरी जेब में रखते एक कंचा खो गया है। वन मार्बल इज लॉस्ट। न हारा न गिरा कहीं प्लूटो, बस अब आसमान से गायब है। तो इस जैसे कवि प्लूटो की बात करके अपनी बात करते हैं। तो गुलजार जी जवानी की दहलीज पर दिल्ली को छोड़कर मुंबई की सरजमीन पर आए। मुंबई सेंट्रल के पास बेलासिस रोड पर बेचारे मोटर्स के नाम से एक्सीडेंट हुई कारों का एक बॉडी शॉप गैराज था। उसमें गुलजार जी का काम था टचअप पेंट करना, यानी कार पे जो धब्बा लगता है या जो स्क्रैच होता है उसके ऊपर ओरिजिनल कलर मिला के, 2-4 कलर को मिला के वो कलर बना के करना, उसका उनका ये काम था। लेकिन कहीं से पता लगाकर गुलजार जी इफ्टा के मुशायरे में जाने लगे। वहीं पे गीतकार शैलेंद्र से उनकी पहचान हुई
और मान लो 1 या 2 साल के अंदर जिंदगी फिर उनसे गले लगाने आई। और इसी बात पर एक गाना अमन की आवाज में सुनते हैं। अमन को भूपेंद्र की अंदाज में आपने सुना, सुरेश वाडकर का गाया हुआ गाना इलिया राजा का इसमें संगीत है। जिंदगी कर लगा दे, ऐ जिंदगी कर लगा दे। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी कर लगा दे, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ऐ जिंदगी घर लगा दे, ऐ जिंदगी घर लगा दे। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा दे, गले लगा दे, ओ गले लगा दे। तो ऐसे जिंदगी उनको गले से लगाने के लिए आई। 1960 का वो साल था, तब बंदिनी नाम से एक फिल्म बन रही थी। बंदिनी में एस.डी. बर्मन संगीतकार थे और शैलेंद्र उसके गीतकार थे। और किसी वजह से दोनों के बीच में अनबन हो गई। अब वो थे दोनों बड़े, लेकिन दोनों बच्चों की तरह इमोशनल थे। तो किसी बात पर अनबन हो गई, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करने के लिए इनकार कर दिया। अब बिमल दा ने शैलेंद्र से कहा कि तुम ही ने झगड़ा किया है, अब नया गीतकार तुम ही ढूंढ कर लेके आओ। और 2-4 दिन में शूट होना था गाना। तो शैलेंद्र ने 25 साल के गुलजार से कहा कि भाई ये काम तुम कर दो। तो गुलजार जी ने क्या कहा, अरे भाई मैं तो साहित्यकार हूं, मैं फिल्मों के लिए लिखना नहीं चाहता। तो शैलेंद्र ने गुलजार जी को एक गाली दी और फिर कहा कि तू साहित्यकार है तो हम सब क्या फिल्मों में झाड़ू फिरा रहे हैं। तो गुलजार जी ने भी फिर झाड़ू फिराया मजबूरी से। और उनका पहला गाना कौन सा था? मोरा गोरा यस, मोरा गोरा अंग लैले मोहे श्याम रंग दई दे। उसी अरसे में एक दूसरी फिल्म भी बनी, काबुली वाला, सलील चौधरी का, जिसमें संगीत था और जिसमें हेमंत दा ने अपने स्वरों से सजाए। तो पहला गाना उन्होंने लिखा मोरा गोरा अंग लैले, लेकिन पहला गाना उनका रिलीज हुआ जो अमन सुनाने जा रहा है।
जाए कहाँ रे लहरा पानी में जैसे धूप छाँव रे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहरा पानी में जैसे धूप छाँव रे रात काली दिन उजियारा मिल गए दोनों साए रात काली दिन उजियारा मिल गए दोनों साए सांझ ने देखो रंग रूप के कैसे भेद मिटाए रे लहराए पानी में जैसे धूप छावे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहराए पानी में जैसे धूप छावे कांच कोई माटी कोई रंग बेरंगी प्याले कांच कोई माटी कोई रंग बिरंगी प्याले प्यास लगे तो एक बराबर जिसमें पानी डाले रे लहरा पानी में जैसे धूप छावे गंगा आए कहाँ से गंगा जाए कहाँ रे लहरा पानी में जैसे धूप छावे So Aman Lekharia is a multifaceted singer. He does not only sing Bollywood songs, but he is a well-known figure in Gujarati शब्द संगीत, काव्य संगीत. पुरुषोत्तम उपाध्याय बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने रफ़ी साहब और बेगम अख्तर के पास गाने गवाए हैं. उनका ये पट्ट शिष्य है. एक बार जोरदार मतलब जब उनका शो होता है पुरुषोत्तम उपाध्याय जी का एक दो गाने अमन उनमें जरूर गाता है. तो इतना बढ़िया गाना उन्होंने लिखा. कम नसीबी की बात यह है, कम भाग्य की बात यह है कि कई जगह पर इस गाने के लिरिसिस्ट का नाम प्रेम धवन चल रहा है, जबकि ये गाना लिखा है गुलजार जी ने. तो इतना बढ़िया गाना लिखने के बावजूद आने वाले 5 साल तक गुलजार जी को कोई खास स्वतंत्र काम नहीं मिला. अब गुलजार जी को पूछा बिमल रॉय ने कि क्या करोगे अब? बोले वापिस जाऊंगा उस कार गैराज में और वहां जाके टचअप पेंट करूंगा. तो बिमल रॉय ने पूछा कि क्या मिलता है वहां पे आपको? तो उन्होंने 3 डिजिट की जो सबसे छोटी अमाउंट होती है वो बताई, 100 रुपया. बोले 100 रुपया मेरा पगार है वहां पे. तो बिमल रॉय ने बोला कुछ नहीं करना, मेरे साथ रहो, रात दिन मैं 100 रुपया महीने दे दूंगा, लेकिन उस गैराज में आपको जाना नहीं है, आपका भविष्य यहाँ पे है. लेकिन 5 साल तक कुछ काम नहीं मिला. तो फिर ऋषिकेश मुखर्जी 5 साल में गुजर गए. बिमल रॉय 65-66 में ही वॉज नो मोर. तो उनके दूसरे 2 शिष्य थे, ऋषिकेश मुखर्जी और असित सेन. तो उनकी फिल्मों में बिहाइंड द कैमरा विदाउट लाइमलाइट कुछ छोटा मोटा काम सीख रहे थे वो. तो 1962 में एक फ्लॉप गाना उनका आया था, प्रेम पत्र नाम की मूवी आई थी जिसमें शशि कपूर था और मेरे हिसाब से साधना, या देख लीजिए आप कौन था. तो उसके अंदर एक गाना उन्होंने लिखा
अब तलत जी और लता जी ने ये गाना गाया था, उसकी एक ही लाइन में सुनाऊंगा। उस टाइम पे वो गाना फ्लॉप हो गया, किसी ने सुना नहीं, किसी ने सराहा नहीं। तो गुलजार जी ने 13 साल के बाद जब आंधी फिल्म बनाई, तब उसी लिरिक्स को रिमिक्स किया। अब आप देखिए, ये एक रेयर ये है, किसी का ध्यान नहीं जाता है। मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को ढूंढा है, देखिए। चले आए चरागों से लौटा रही। तुम नूर लेकर चले आए वरना, ही इज ब्लाइंड, तो वो बोल रहा है तुम नूर लेकर चले आए वरना मेरे चरागों से लौ जा रही थी। अब ये गाना फ्लॉप हो गया। अब आंधी फिल्म आई, तब कौन सा वाला गाना आया देखते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बात पर। क्या माहौल गर्म रहना चाहिए क्या? तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही। जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। और कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वही तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो शराबों से ला जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। आंधी फिल्म 1975, आर डी बर्मन का संगीत है। Shawty
बहुत खूब, क्या बात। तो हम तो यही कहेंगे कि हम आर्टिस्ट, हम कलाकारों की जिंदगी बड़ी बेवजह, बड़ी बेमानी होती है अगर आपके जैसी ऑडियंस नहीं मिलती। इसलिए हम कहते हैं कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है। और इसी चीज को मैं गुजराती में भी कहना चाहूंगा कि તમારા અહીં આજ પગલા થવાના ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે। ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, ફૂલોની એ નીચી નજર થઈ ગઈ છે। ઉપસ્થિત તમે છો તો લાગે છે ઉપવન કલાકારનું ચિત્ર સંપૂર્ણ જાણે। તમે જો ન હો તો બધા કઈ ઉઠે કે વિધાતાથી કોઈ કસર રહી ગઈ છે। लेकिन आज कोई कसर नहीं है, आज कोई कमी नहीं है। गुलजार जी की जिंदगी मजा आ गई। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा एटलांटा तो जरूर। हाँ। खुश हो गए, अच्छी बात है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी हिंदी भाषी और खास करके जो सिख भाई आए हैं हमारे। यस, तो ये उनके लिए गौरव की बात है कि उनका एक नाम गुलजार से पता नहीं चलता, लेकिन वो एक सिख बंदे थे। और लाइक जगजीत सिंह वो भी एक सिख बंदे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आप विश्वास कीजिए, हम लोग जब बोलते हैं गुलजार जी इज अ लिविंग लीजेंड, हम लोग बोलते हैं इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन फिल्म हिस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म हिस्ट्री की अगर बात करें तो। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, 61 से लेकर 68 तक, 7 साल तक करीब उनको कोई काम नहीं मिला था। फॉर 7 years ही वॉज विदाउट वर्क। एंड दूसरी बार भी एक बार ऐसा 7 साल का पीरियड उनकी लाइफ में आया था। तो टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में आया खामोशी फिल्म के गानों से। खामोशी फिल्म बनाई थी असित सेन ने। अब असित सेन एक एक्टर थे, वो अलग है, और असित सेन डायरेक्टर है, वो अलग है। दोनों अलग अलग आदमी हैं। तो खामोशी फिल्म में जब लोगों ने सुना कि हमने देखी है इन आंखों की महकती खुशबू, तो आंखों की खुशबू कैसे होती है, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने अप्रिशिएट किया, पर नोटिस सबने किया। और तब से गुलजार जी को पता चल गया कि अगर लोगों की नजर में आना है, अगर लोगों के दिलों में बसना है, तो कुछ अलग, कुछ हटके, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा, कुछ ऐसे फ्रेजेस का इस्तेमाल करना होगा जिससे कि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हो। तो विभा को सुनते हैं इसी गाने के साथ और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत सारे गाने बाकी हैं। हाथ से छूगे से
बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो इस खामोशी आई 1968 में और इसके बाद 2 साल में एक ऐसी फिल्म आई जिससे गुलजार ने, हम जानते हैं कि इस फिल्म से अमिताभ ने भी अपना झंडा गाड़ दिया, इस फिल्म से राजेश खन्ना भी एक हाइट पे आ गया, लेकिन गुलजार ने भी, उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि आनंद फिल्म के डायलॉग राइटर थे गुलजार। और अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए इसे सुनिए। मौत जो एक कविता है, मुझसे कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, दर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे। दिन न भी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात न दिन। जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। तो अब गुलजार जी के लिए तालियां हो जाए, हमने हमेशा किसी और के लिए ताली बजाई। आनंद फिल्म में सलीम दा का संगीत था, ये इस फिल्म का गाना, इसका एक अंतरा विभा जी की आवाज में सुन रहे हैं। डॉक्टर नरेश परीख, अटलांटा में जितने भी अच्छे काम होते हैं और जिसकी बात उन तक पहुंचती है, इसमें हु इज ऑलवेज रेडी, डॉक्टर नरेश परीख, जॉर्जिया क्लिनिक, डॉक्टर नरेश परीख, जतिन भाई साहब, मुस्तफा अजमेरी, निमित सेवक, डॉक्टर धवेल शाह एंड संजय परीख, डॉक्टर संजय परीख, आप सब स्टेज पर एक मिनट के लिए आएंगे। देयर इज नो फॉर्मेलिटी, लॉन्ग फॉर्मेलिटी, देयर आर नो लेक्चर्स, क्योंकि मैं जब भी स्टेज पे होता हूँ माइक में कम ही मेरे हाथ में से छोड़ता हूँ। तो माइक हूँ था मने तू मंच था, नरेश भाई माइक हूँ था मने तू मंच था, ખાવ હું ડિનર અને તું લંચ ખા, ગામનું કલ્યાણ કરીએ આપણે, હું તલાટી થાવ તું સરપંચ થા।